नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है। वो वफाक में अपने बयान के मुताबिक हुकूमत को सहारा दिए हुए है। सिंध के अंदर उनकी हुकूमत मौजूद है और पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम हिस्सा है। MQM एक और बड़ी ताकतवर जमात है और अर्बन सिंध को वो रिप्रेजेंट करती है। दोनों जमातें किसी न किसी तरीके से वफाक से मुंसलिक हैं। एक सपोर्ट कर रही है, दूसरी काबीना का हिस्सा है, लेकिन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात सिंध हमारे पास मौजूद हैं। अरशद वोहरा साहब रुकन कौमी असम्बली MQM की तरफ से। दोनों का शुक्रिया। नासिर साहब, अगर मुख्तसरन फरमाइएगा, आज मैंने शर्जील मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और कहा कि ये सियासी यतीम है जो ये काम करना चाहते हैं। MQM की क़यादत के बाकायदा नाम लिया। फारूक सत्तार साहब जैसे लोग जो हैं उन्होंने कहा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये पब्लिकली क्यों लड़ाई हो रही है? इसकी कोई बड़ी वजह क्या हो सकती है? ये बस मुंह मारी है, चल पड़ी है तो चल रही है, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, एक तो मैं सख्त अल्फाज कहने का आदी नहीं हूँ और मेरे लिए सब भी मोहतरम है और मैं सबका एहतराम भी करता हूँ। इशू ये है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमना जो है ना, मुफाहमत की सियासत की है और हमारे साथ हमेशा मुनाफकत की सियासत ही हुई है। हमने तो दिल खोल के सबको वेलकम भी किया है, सपोर्ट भी की है और जितना हो सकता है हम लोग एकोमोडेट भी करते हैं। आपके इल्म में है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़े दिल के मालिक हैं, इसी तरह चेयरमैन साहब भी, और फिर ज़ाहिर है उनके अहकामात पे CM सिंध और हम सब भी। इशू ये आता है कि हमारे MQM पाकिस्तान के जो दोस्त हैं और वो हमेशा पीपल्स पार्टी को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। एक तरफ सब लोग कहते हैं कि जी कराची जो है पूरे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी रखता है, 60-70% जो है वो यहीं से ही पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती है। लेकिन तनकीद सिर्फ सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर की जाती है। वफाक को कभी भी हमारे जो दोस्त हैं वहाँ पे ये बात रेज़ नहीं करते। खान साहब के दिनों में ये नफीस वज़रा थे, आजकल ये बीबे वज़ीर हैं और वहाँ पे ये बात नहीं उठाते। सिंध गवर्नमेंट की बात आती है तो आपके इल्म में है कि जिस तरह का रवैया हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने रखा हुआ है। और फिर हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात की होती है? सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब सिंध की तकसीम की बात की जाती है और फिर यही वो एक दो रुख कह लें, उस पर सख्त अल्फाज भी हैं जो कहे जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं सख्त लफ्ज़ नहीं कहता। एक तरफ ये कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन हो, जी 140A पे अमल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और फिर वहीं पे आके ये सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। और फिर वो तकलीफ़ दे बातें होती हैं, लेकिन वफाक से नहीं कहते। मैं ये वफाक की बात क्यों कह रहा हूँ कि सबके जहन में ये है, मे भी आपके जहन में भी हो, कि जी 18वीं तरमीम, वो जी NFC अवार्ड के बाद जो है अब तो सूबों के पास सब है। जी दूसरे सूबे तो कभी नहीं कहते कि जी हमारे यहाँ वफाक काम करे, और ये सिंध वाले ही रोते रहते हैं कि जी कराची में काम कर दें, जी आ जाएं, जी पैसे दे दें, जी ये स्कीम कर दें, जी वो स्कीम। वो क्या वजह क्या है? तलत साहब, आप बहुत सीनियर हैं और आपके काफ़ी चीज़ों का इदराक रखते हैं। ऑनलाइन है हर सारी चीज़ें। 2013 से 2018 का PSDP देख लें वफाक की गवर्नमेंट का, कि जिसमें सिंध के लिए सिर्फ 2-3% रखे जाते थे और वो भी रिलीज़ नहीं होते थे पैसे। दीगर सूबों को जब आप किसी सूबे को 400 अरब, 300 अरब, 200 अरब की स्कीमें कर देंगे तो जाहिर है वो अपने बजट से 100 अरब, 50 अरब किसी पे लगाएगा, अपनी प्रोविंशियल किसी प्रोजेक्ट पे, और फिर वो हमें ताना मिलेगा कि जी फलाने सूबे ने तो अपना कर दिया काम। लेकिन वो PSDP की बुक जो है वो इस बात की गवाह है कि सिंध को कभी भी 2-3% से उसमें नहीं दिया जाता। और फिर ठीक है, 18 के बाद अरशद साहब के पास जाने दीजिए। आपका नुक्ता नज़र लेके मैं आई एम श्योर अरशद वोहरा साहब इसके ऊपर तफसील से जवाब देंगे। जी बिल्कुल। सवाल को रीफ्रेज करते हुए अरशद वोहरा साहब, असल मुद्दा वफाक का मसला है, वहाँ से पैसे रिलीज़ नहीं होते।
आपका गुस्सा और आपकी तोपों का रुख हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ होता है, और ये वाकईतन सवाल एक अचंभा और मुहिम्मा बन गया है कि एक तरफ से एक ऐसी जमात जो कहती है कि डिसेंट्रलाइज करें और मुकामी हुकूमतें बनाएं, वो मरकज़ को कराची के मामलात में क्यों लाना चाहती है? गो अहेड वोहरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तलत भाई, बात यह है कि कोई भी इशू जो है वो उसी सूरत में रेज़ होता है जब कहीं ना कहीं कोई परेशानी लागू होती है, और डेफिनेटली परेशानी है। और परेशानी ये है कि कराची जो है वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह पूरे पाकिस्तान के सामने है, हर एक पाकिस्तान के सामने है कि कराची में इश्यूज़ हैं। कराची में पानी का इशू है, कराची में सीवरेज का इशू है, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, कराची में गार्बेज का इशू है, कराची में गैस बिजली तो चले पूरे पाकिस्तान में है इशू, यहाँ पे भी है। बट और अदरवाइज़ कराची में देर आर मैनी इश्यूज़, मल्टीपल इश्यूज़ हैं कराची में जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहे, जो कि एड्रेस नहीं हो रहे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर तो आप आर्टिकल 140A को जिस तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपनी अमेंडमेंट जो है 2024 के इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर जो है वो जमा करवाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो पाई अब तक कि पीपल्स पार्टी जो है, जो कि वाहिद जमात है जो कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराती चली आ रही है, लेकिन उन बल्दियाती इंतखाबात का कोई फ़ायदा आवाम को पास नहीं पहुंच रहा। ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट उसका नीचे लेवल तक नहीं आ रहा। उसमें जो हम नीचे जो है नीचे की सतह पे, निचली सतह पे आवाम की एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 140 है जिसको कि डिफ़ाइन प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। हम तो उसको सिर्फ डिफ़ाइन करने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से NFC अवार्ड का इम्प्लीमेंटेशन होती है उसी तरीके से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी इम्प्लीमेंट अगर कर रहा होता और UC चेयरमैन जो है उसके पास भी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होती तो शायद आज ये इशू ना आता, और गली मोहल्ले के लोग जो है चीफ मिनिस्टर की तरफ देखने के बजाय अपनी UC के चेयरमैन की तरफ देखते हैं कि गटर का ढक्कन जो है वो नहीं है जिसमें डूब के बच्चे मर जाते हैं। सड़क जो है वो अनइवन होने की वजह से सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होने की वजह से जवाब ये कहते हैं कि वफाक कराची को टेक ओवर कर ले। देखिए, जब आप कहते हैं वफाक कराची को टेक ओवर कर ले, वफाक के नीचे आ जाए कराची, तो लगता ही है कि आप फिर एक ख़ास किस्म का फार्मूला बना रहे हैं जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। वफाक का इस तरह लाहौर भी फिर वफाक ले ले, फिर कोयटा भी वफाक ले ले, फिर तो 1 यूनिट बना दें आप। तलत भाई ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। कराची के इश्यूज़ अगर लाहौर के वही इश्यूज़ हैं जो कराची के इश्यूज़ हैं। आज लाहौर में लाहौर के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, आज कोयटा में कोयटा के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। कराची की ये सूरत हाल है कि कोटा सिस्टम पूरे पाकिस्तान में कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कराची में लागू होता है, सिंध में लागू होता है। आज कराची के बच्चों को ना पुलिस में नौकरियां मिल रही हैं, ना सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। आज कराची के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिले नहीं मिल रहे हैं। देखें, ये जिस तरीके से जिस सिमत पर ये चीज़ें चली गई हैं, इस सिमत में जानी नहीं चाहिए थी। अगर मैं जो बात कर रहा था कि आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती सही तरीके से, तो फिर शायद इस बात की ज़रूरत पेश ना आती। लेकिन जब हम ये देखते हैं, अभी मेरे भाई नासिर भाई ने ये बात कही कि PSDP में वफाक की तरफ से जो हिस्सा मिलता है, नासिर भाई को मैं इल्म में ले आऊँ कि 66 अरब रुपये सिर्फ सिंध रूरल के लिए इस दफ़ा PSDP में मिले और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए, और कराची के लिए सिर्फ 20 बिलियन थे। वो 20 बिलियन के लिए जो है अभी भी जब CDWP हुई है उसमें जाम खान शोरो साहब ने मुखालफत की, खैर वो हो गई। आज तक ये 8 माह हो गए, ये पैसे एक्निक में, अब एक्निक इसकी होनी है, ये PIDCL के अकाउंट में है। ग्रीन लाइन के लिए जो है वो MQM लड़े, फिर उसके बाद जब ग्रीन लाइन पे रुकावटें आ जाएं, मेयर की तरफ से जो है उसको रोका जाए, फिर मिल बैठ कर तय होता है और फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो ये हर्डल्स आ रही हैं। देखिए, मेरा अगर कराची के लड़कों को नौकरियां मिल रही हों, कराची के बच्चों को कॉलेजों में दाखिले मिल रहे हो प्रॉपर कोटे के तहत, तो हमारा तो इशू ही नहीं है ना। मैं सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ब्रदर। देखें, कराची में अभी रिसेंटली शहदादपुर से कहाँ से 5000 पुलिस वाले कराची में भर्ती किए गए। तो क्या कराची के लोग नहीं हैं जिनको के नौकरियां दी जाएं? कराची के लोगों को क्यों नौकरियां दी जाएं? अब मुद्दा ये अब दो मामला लिखा हुआ है पाकिस्तान का सबसे अहम, अगर मैं नासिर साहब के पास जा पाऊँ,
कि पाकिस्तान का सबसे अहम शहर, पाकिस्तान की फाइनेंशियल शहरग, पाकिस्तान के बानी की आखिरी आरामगाह, सिंबलिज्म मिनी पाकिस्तान, इट हैज़ अ प्रॉब्लम। मतलब ये कि ये पूरली गवर्नड है, इसके अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है, यहाँ पर वाक़तन गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं जो कराची के लाखों शहरी रोज़ाना फेस करते हैं। और ये सेंस के सिंध देही पर तवज्जो ज़्यादा है, सिंध शहरी पर तवज्जो ज़्यादा नहीं है, ये भी आर्गूमेंट हम बहुत सुनते हैं। तो मैं ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि फिर डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हम कराची को एक ऐसे शहर की मानद कि जो सारी दुनिया में जिसकी बात हो कि वाह वाह क्या डेवलपमेंट हुई है। देखें, इसकी आप, कराची हमारा दिल है, कराची सिंध का कैपिटल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा फोकस जो है पूरे सूबे के साथ साथ कराची पे है। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि कराची में तरक्याती काम नहीं होते। आप चेक कर लें, ज़रूरत बहुत है, लेकिन बहुत सारे फ्लाई ओवर बने, अंडरपासेस बने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है और अभी हालिया दिनों में बहुत सारी स्कीमें कंप्लीट हुई हैं, कुछ कंप्लीट होने को हैं, कुछ शुरू होने को हैं। बिल्कुल इश्यूज़ अपनी जगह पे हैं। मैं अभी जो वोरा साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, अभी जिस तरह जो इन्होंने फंड्स गिनवाए, तो ये 2022 के बाद पहली दफ़ा जैसे मून लाइट होती है, जब पीडीएम के साथ हम थे तब कुछ बेहतरी आई पीएसडीबी की बुक में। जो मैं आपसे कह रहा था कि 13 से 18 देख लें, 18 से 22 तक देख लें, 2-3% से ज़्यादा हमें फंड्स नहीं मिलते थे। हम तो ये कहते हैं कि आएँ एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्त हमारे भाई जो हैं, हमसे मिल के हम वफाक से मुतालबा करें ना कि भाई जो कराची का वॉल्यूम है, जिस तरह कराची जो है मिनी पाकिस्तान है, कराची का परसेप्शन तो बड़ा गलत बना दिया जाता है कि जी वो दुनिया की बदतरीन शहरों में से है, लिवेबल सिटी जो काउंट की जाती है। लेकिन मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा शहर, एक ऐसा गांव, एक ऐसी बस्ती दिखाएं जहां पे डेली लोग आके बसते हों। वो सिर्फ कराची है। अगर इतना ही बुरा है कराची, तो फिर लोग पूरे मुल्क से यहाँ पे क्यों आते हैं? इसके बरक्स आप दीगर सूबों का कोई एक शहर बता दें जहाँ पे सिंध की तरफ से कोई लोग वहाँ पे आपको नज़र आ रहे हो काम करते हुए या वहाँ पे बसने के लिए जाते हो। कोई एक शहर बता दें, जो बहुत अच्छे शहर हैं सब। तो ये सिर्फ वो जहन में डाल दिया जाता है, यहाँ काम की ज़रूरत है और वो काम किया जाता है। कराची में पानी, पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ 150-200 किलोमीटर से पानी लाया जाए, यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ का सब सॉइल वाटर जो है पीने के काबिल नहीं है, समंदर है यहाँ पे। हम जो पानी लाते हैं 200 किलोमीटर से यहाँ पे लाते हैं। आबादी जिस तनासब से बढ़ रही है, इसकी वजह से इश्यूज आते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है और हम ये काम करके दिखाएंगे। हम तो अपने आपने बात की, वो मैं छोड़ेंगे। उस बात पे फोकस कर लूं। अगर आपने कहा कि आप चाहते हैं कि एमक्यूएम आपके साथ आवाज़ मिलाकर वफाक से जो आपके ख्याल में हिस्सा बनता है उसके लिए आवाज़ उठाए, ना कि वो आपको हदफ तनकीद बनाए। वोरा साहब, इट मेक सेंस कि अगर मुकदमा आपने लड़ना है तो वो वफाक से लड़ना है। आपने जो सूबे की हुकूमत है उसका गिरबान नहीं पकड़ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपकी, लेकिन आप कर नहीं सकते, आप तो काबीना का हिस्सा हैं। वफाक के साथ कैसे लड़ाई करेंगे आप? तलत भाई देखें, नासिर भाई के दिल में डेफिनेटली कराची के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा। ओवरऑल पार्टी पॉलिसी में कहीं नज़र नहीं आता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में। नासिर भाई के साथ मैंने वक्त गुजारा है, काम भी किया है, एंड आई नो कि उनके दिल में दर्द है। लेकिन जब व्हेन इट मैटर्स ऑफ फॉर पार्टी पॉलिसी, तो आप ये देखें 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन 23-24 हज़ार अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को NFC अवार्ड के थ्रू मिले हैं और हमें ये रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आती। आज जब ये बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में आप देखें जिस दिन ये अनाउंस करते हैं कि हम आज 200 बसें ला रहे हैं, उस दिन वर्ल्ड बैंक जो है वो रिपोर्ट छापता है कि कराची नीड्स 5000 बसेस। तो ये इश्यूज तो हैं ना, कराची को एड्रेस जो है सिंध प्रोविंस ने करना है। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आता है मैं आपको बताऊं। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ आता है कि
देयर इज़ ए वेरी क्लियर, अच्छा पूरे पाकिस्तान में कहीं एक डिवीज़न नहीं है अर्बन रूरल की। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि सिंध में एक डिवीज़न है अर्बन रूरल की, और ये एक नेचुरल है, चाहे वो लिंग्विस्टिक बुनियादों पर हो, चाहे वो जो है कराची हैज़ बिकम ए मेट्रोपोलिस और यहाँ पे हर ज़बान बोलने वाला रहता हो, और अंदरून सिंध में आप चले जाएँ तो वो अंदरून सिंध जाहिर सी बात है कि वो एक रूरल एरिया भी है। अच्छा, डेवलपमेंट तो अंदरून सिंध भी नहीं हुई है, ये फिर एक डिबेटेबल सब्जेक्ट आ जाएगा। अब जब बात होती है कि ये जो दो एक क्लियर डिवाइड है, तो इस क्लियर डिवाइड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जिस जगह पे रूल कर रही है, जिस प्रोविंस में रूल कर रही है, unfortunately the urban part of that is not representing पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास यहाँ का मैंडेट सिर्फ इसकी पेरिफ्रीज में है, जो कि इन्होंने पॉलिटिकली कह लें, एडमिनिस्ट्रेटिव कह लें, इस कराची के 7 टुकड़े कर दिए, 7 हिस्सों में इस कराची को बांट दिया, और वो 7 हिस्से जो बटे हैं वो भी लिंग्विस्टिक बुनियादों पर बटे हैं। वो कोई प्रॉपर ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली या उसको मैनेजमेंट के लिए तकसीम किया गया हो, ऐसा नहीं है। और फिर जब अभी लास्ट जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में जो एमक्यूएम ने बायकॉट किया था, उसकी जो मेन वजह थी, एमक्यूएम की एक डिमांड थी कि इसकी डिलिमिटेशन प्रॉपर नहीं हुई है। इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ 53 यूनियन काउंसिल जो है वो बरामद हुई नई के कराची में। हमने 53 यूनियन काउंसिल मजीद ऐड की हैं जो कि गिनी नहीं। क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आपकी बात के ऊपर मैं हतमी तौर पर मैं जरा नासिर साहब से एक जुमले में नासिर मुख्तसरन फरमाइएगा, इसका सोल्यूशन क्या है आपके ख्याल में? आइडियल सोल्यूशन ज़रा तजवीज़ कीजिए कि मामला तय हो, पाकिस्तानी शहरी हैं, आपकी हुकूमत भी है लेकिन पाकिस्तानी शहरी, जी बताइए आइडियल सोल्यूशन क्या है? सर, आइडियल सोल्यूशन ये है कि ये अपना दिल साफ़ करें। अभी आप वोरा साहब कह रहे थे कि जी सिंध में ज़्यादा, दही सिंध में ये ज़्यादा फोकस करते हैं, और फिर साथ साथ कह रहे थे कि वहाँ की भी हालत बहुत ख़राब है। तो मैं इस पे आता हूँ। मैं सर एक बात की वजाहत कर दूँ, एक चीज़ रह गई थी रिस्पॉन्ड करने से जो वोरा साहब ने कही, वो जो जॉब्स का सिलसिला था, एडमिशन का सिलसिला था, आप प्लीज़ वो चेक कर लें और वोरा साहब से कहें कि आपको डिटेल भेजें, बल्कि एक प्रोग्राम रख लें। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि हमें कभी इस तरह का सिलसिला पीपल्स पार्टी के पास नहीं है कि जी हम अपने कराची के बेटों और बेटियों को दूर रखें नौकरियों से या एडमिशन से। ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है, और ये जो फैक्ट्स फिगर बताए गए वो भी गलत हैं। इस पे अगर कोई इस तरह की कोई है बात तो वो ज़रूर वोरा साहब सामने लाएं। दूसरी बात ये है कि हमने मिलकर काम करना है, और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको कराची बेहतर करके देंगे। आज भी अगर सबसे ज़्यादा आप बजट को चेक कर लें जो हमारी अभी की स्कीमें हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस कराची है। कराची, मैं आपके तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने कराची के बहन भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि बहुत सारे इलाकों में इश्यूज़ ज़रूर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड, रास्ते, वो सबको बेहतर किया जा रहा है। पानी की स्कीमों के लिए हम बहुत ज़्यादा दिन रात काम कर रहे हैं, बल्कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो कराची का प्रोफाइल है उसके ऊपर हम बिल्कुल एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि ये मामलात आपस में तय करने हैं, क्योंकि हतमी तौर पर जो चीज़ तब्दील होती है उसको तब्दील होते हुए नज़र भी आना चाहिए। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, और नाज़रीन आपको बताते हैं कि जो प्रोजेक्ट अलीमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस पर बड़ी बात हो रही है। वो कह रही है कि इमरान खान का प्रोजेक्ट तो पता नहीं चला या नहीं चला, लेकिन अलीमा का प्रोजेक्ट ये था कि पीटीआई को वो उधेड़ के रख दें, तो उन्होंने उधेड़ना शुरू कर दिया। सुनिए वो पीटीआई के सीनियर लीडरान जो पार्टी चला रहे हैं उनके बारे में कैसे बात करें। इमरान खान की सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं होता देख रहे पीटीआई की तरफ से। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, और गौहर साहब कहाँ है, इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? इमरान खान ने इस उम्मीद में इतने लॉयर्स को टिकट दिए थे, पार्टी ने फैसला किया कि जेल के अंदर डॉक्टर भेज दिया जाए। पार्टी फैसला कैसे कर सकती इमरान खान की सेहत के ऊपर? इमरान खान ने जेल में से मैसेज भेजा, मेरे डॉक्टर्स चेक करें। अब हम पार्टी से पूछते हैं आपने इसके बारे में क्या किया? अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाज़त के बगैर। हमारी इजाज़त के बगैर तो अलीमा प्रोजेक्ट अपनी कल्मिनेशन की तरफ जा रहा है। वो पार्टी को हाईजैक करना चाहती हैं, जिसके ऊपर आज आसमा शिराजी के प्रोग्राम के अंदर उनके वकील ने जवाब भी दिया। वो एक अलहदा मामला है। जस्टिस रिटायर्ड बंदयाल साहब किसी ज़माने में बड़े मशहूर थे, अब उनका फ़ोन हैक हो गया
और उसके ऊपर से लोगों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का व्हाट्सएप हैक हो गया। हैकर ने मुख्तलिफ अफराद को मैसेज करके पैसे मांगना शुरू कर दिए। साबिक चीफ जस्टिस ने NCCIA को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी, और ये नीचे साथ इमेज भी है जिसके अंदर कोई हैकर जस्टिस बंदयाल साहब की तस्वीर और नाम वाले हैक शुदा फ़ोन से 5 लाख रुपए मांग रहा है।